हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने गैसों की द्रव में विलेयता को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेनरी का नियम। कि हेनरी का नियम जो है गैसों की द्रव की विलेयता पर कब लागू होता है। उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप लोग वीडियोस पढ़ते रहिए और अब से हमारी उम्मीद रहेगी कि प्रतिदिन आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी का नियम, इसमें देखेंगे ये एक हमारा बर्तन है। क्या है? बर्तन है। और इस बर्तन में यहाँ तक जल भर दिया गया है जो H2O है, H2O। और ऊपर हमारी गैसें भरी गई हैं। मान लीजिए क्या है, CO2 है, ठीक ना। और ऊपर से लगा दिया गया ये हमारा पिस्टन। क्या है? पिस्टन। पिस्टन लिख दीजिए, पिस्टन। ठीक है। तो हेनरी ने हमें क्या बताया? हेनरी ने यह बताया कि स्थिर ताप पर, जब ताप क्या हो, स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के, ये जो ऊपर गैस है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। तो यही इसी बात को हम लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी किसी गैस की, किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता उस गैस के, गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है ना। यानी यम समानुपाती किसके होगा? गैस के दाब के, यानी P के। दाब के शब्द ऐसे करते हैं P से, है ना। तो यम समानुपाती P। अब यहाँ पर क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है, इसको हटाएंगे तो यम बराबर क्या हो गया? Kp हो गया। जहां यम बराबर घुली गैस की मात्रा और P बराबर आपका दाब हो गया और K बराबर हो गया हेनरी, समानुपाती स्थिरांक। स्थिरांक क्या हो गया? समानुपाती स्थिरांक, है ना। अब आगे देखेंगे, नोट करिए, आगे चलें। अब ये तो आया, यही लिख देते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है? डाल्टन। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, डाल्टन। उन्होंने, हेनरी ने तो यह बता दिया कि इसकी मात्रा जो दाब के समानुपाती होती है, परंतु डाल्टन के अनुसार, डाल्टन आ जाते हैं कि अनुसार, डाल्टन के अनुसार कि
किसी द्रव में घुली गैस का आंशिक दाब यानी P उस गैस के मोल प्रभाज यानी चाई गैस, जिसको बोलते हैं आप लोग यक्स, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी P समानुपाती चाई गैस। अब यहाँ पर क्या है कि समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो P बराबर, यहाँ आप KH लिखेंगे, क्या है कि अलग, क्योंकि यहाँ समानुपाती स्थिरांक, ये क्या हो गया KH इंटू X गैस, जिसको आप बोलते हैं चाई गैस। ये हमारा क्या है? ये तो आपको पता है, ये दाब है, ये हमारा है हेनरी स्थिरांक, और यहाँ क्या है? मोल प्रभाज। जहां भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। यही हमारा क्या है? फॉर्मूला है। इसी को एक रूप में और भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि KH बराबर P/X गैस। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं कि KH बराबर P/X गैस। तो हेनरी ने क्या बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी दाब अगर स्थिर है, स्थिर ताप है, तो क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी क्या है? यम क्या है? घुली गैस की मात्रा, यानी घुली गैस की मात्रा उस दाब के समानुपाती है। समानुपाती चिन्ह हमने हटाया तो K लगाया, जो एक नियतांक है, यानी यम बराबर K इंटू P। ये क्या है? समानुपाती स्थिरांक। डाल्टन ने, इसके बाद डाल्टन आ जाते हैं, तो वो कहते हैं वो जो लगने वाला जो दाब है, वही दाब क्या है? उस गैस के मोल प्रभाज अर्थात मोल कणों के मोल प्रभाज। इसके क्या होते हैं? मोल प्रभाज का फार्मूला विलेय के मोल बटे विलेय धन विलायक के मोल, यानी पूरे विलयन के मोल, क्या होता है? बराबर होता है ना। तो P समानुपाती X गैस, यानी P बराबर KH इंटू X गैस, जहां पर KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है, और X गैस जिसको बोलते हैं चाई, नोट कर लीजिएगा, वो क्या है? मोल प्रभाज है ना, मोल प्रभाज है, ठीक है, नोट करिए। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे KH का मान सभी गैसों के लिए अलग होता है। क्या है? अलग अलग होता है, यानी हेनरी के नियम के अनुसार KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। अर्थात KH का मान अगर अधिक होगा तो क्या होगा? विलेयता क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर KH का मान अधिक होगा तो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। इस बात को नोट करिए, फिर आगे चलें। आप लोग रिवीजन करते रहिए, है ना।
रिवीजन करते रहेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होती रहेंगी। चलिए आगे देखें। अब हमें पढ़ना है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? सीमाएं। पहली जो सीमा क्या है? नंबर 1, दाब अधिक ना हो, यानी दाब को अधिक नहीं लगाना है। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। क्या हो? ताप बहुत कम ना हो। तीसरा है, गैस, जो हमारी गैस है, गैस विलायक में कम विलेय हो, कम विलेय हो। और जो चौथा है, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। यानी इन्हीं चार जो है क्या है, इसकी सीमाएं हैं। दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, और गैस में क्या हो? कम विलेय हो, और गैस की जो आणविक अवस्था है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। इन्हीं पर क्या होता है? हेनरी का नियम आपका लागू होता है ना। अब नोट में देखेंगे, नोट हेडिंग बनाएंगे। नोट में क्या है लिखेंगे? NH3 व HCl बेंजीन NH3 व HCl बेंजीन में कम घुलनशील है, इसलिए हेनरी का नियम लागू होगा। ठीक है। परंतु NH3 व HCl H2O में अधिक घुलनशील है, इसलिए हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। यानी जब कोई नहीं घुलेगा तभी ना हमको दाब की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये क्या है? हमारा एक ध्रुवीय विलेय है, और ये ध्रुवीय विलायक इसमें अधिक घुलनशील होगा। अगर इसको हम बेंजीन में घोलते हैं तो बेंजीन क्या है? ध्रुवीय विलायक नहीं है, जिस कारण यह कम घुलनशील, उस जगह पर हेनरी का नियम लागू होगा। ठीक ना। और एक चीज और है, हेनरी का अनुप्रयोग पूछा जाता है, उसको भी देख लीजिए इसी समय। हेनरी नियम के अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है कि जो पहाड़ पर चढ़ने वाले जो लोग पहाड़ों वगैरह चढ़ते हैं, जो आरोहक होते हैं, पहाड़ों पर जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
और क्या होती है, उनकी सांसें क्या होती हैं, फूलने लगती हैं। क्या होती हैं, सांसों क्या होती हैं, फूलने लगती हैं, जिनके कारण क्या होता है, उन्हें कमजोरी महसूस होती है और इसी को कहते हैं एनॉक्सिया। तो लिखेंगे नंबर 1, अधिक अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाती है, O2 की कमी, O2 की कमी हो जाती है। इसलिए आरोहकों लिखो, आरोहकों के रुधिर रुधिर में O2 की कमी हो जाती है। कमी जब होती है तो क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है। और इससे उत्पन्न वाला जो रोग होगा, यानी इस रोग को हम क्या नाम देंगे, एनॉक्सिया। क्या नाम है, एनॉक्सिया कहते हैं। पूछता है कि आरोहकों को ऊंचाई पर जाने पर असीम कभी कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे एनॉक्सिया रोग होता है ना। ये है हेनरी का। दूसरा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद करते हैं। क्या होता है, अधिक दाब पर बंद करते हैं। ठीक, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। तीसरा जो इसका होगा प्रयोग, जैसे जो लोग गोताखोर होते हैं, तो प्रारंभ में क्या होता था कि वो गोताखोर जो है, जो गहरे समुद्र में जाते थे, तो अपने साथ क्या करते हैं, N2 गैस और O2 गैस का एक गैस सिलेंडर ले जाते थे। ठीक, जब ले जाते थे तो ले जाने के बाद क्या होता था, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भारी गैस बनाते हैं, जिसके कारण वो जब समुद्र के अंदर जाते तो उनको बड़ी मजा आती थी, क्योंकि रुधिर में घुलता था और शरीर भारी होता था, जितने ही आराम से वो नदी के अंदर जा रहे थे। लेकिन नदी की जब अंदरवा तो जा रहे हैं, उनको बड़ा मजा आया, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो क्या होता था कि शरीर में उनके क्या होते, चकत्ते बुलबुले टाइप में गैसें क्या होती थी, शरीर से अचानक बाहर निकलना चाहती, जिसके कारण उन्हें एक अथाह दर्द होता था, अचानक बहुत तेजी से दर्द होता था। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती थी, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती थी। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें जो है हीलियम गैस को भी मिलाया। अब कहा कि अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भारी गैस के साथ अगर अंदर जाएंगे तो हीलियम हल्की गैस रहेगी, उस हिसाब से बाहर आने पर भी उनको दर्द नहीं होगा, है ना। वो भी हमारे रुधिर में घुली रहेगी, जहां पर हीलियम क्या है, एंटीबायोटिक का काम करती है ना। इसलिए गोताखोरों को अब जो है ये तीनों गैस का सिलेंडर ले जाते हैं। तो देखेंगे गहरे समुद्र में क्या होता है, दाब अधिक होता है, दाब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो गोताखोर अपने साथ N2 प्लस O2 क्या होता, N2 प्लस O2 सिलेंडर ले जाते थे, जिससे गैसों की क्या होती थी, रुधिर में विलेयता
अधिक अधिक हो जाती थी, विलेयता क्या हो जाती थी, अधिक हो जाती थी। परंतु बाहर आने पर दाब अचानक कम हो जाता था। और जब दाब कम हो जाता था यानी गैस की रुधिर में विलेयता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। और जब कम हो जाती थी तो गैस के बुलबुले हमारे शरीर से निकलते थे, जिससे भयानक दर्द होता था, भयानक दर्द होता था और गांठें पड़ जाती थी शरीर में। और जब शरीर में गांठें पड़ जाती थी तो इसलिए अब के समय में गोताखोर अपने साथ N2+O2+He हीलियम गैस ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, गैसों की यही क्या है, विलेयता है। कि अब अंदर जाएंगे तो नाइट्रोजन के कारण बहुत आसानी से जाएंगे और हीलियम के कारण आसानी से ऊपर आएंगे, जिससे उनको कोई दर्द नहीं होगा। तो इसमें भी हेनरी का नियम ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप लोग नोट करिए जल्दी। चलिए, नोट हो गया। यहीं पर हेनरी का नियम समाप्त होता है। आगे जो है ठोसों की द्रव में विलेयता हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई खूब मन से करते रहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।